नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। पंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में सागर से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रतीक पठेरिया, जो कि डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर में MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंसल न्यूज पर। तो डॉक्टर प्रतीक से आज हम डायबिटीज के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रतीक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज है क्या? डायबिटीज एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि जनरली ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने के कारण होता है। ब्लड में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो कि अपनी जब ब्लड में जो ग्लूकोज या जो शुगर्स होती हैं उनको अपनी सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है। सेल्स उसको मेटाबोलाइज करती हैं और अपनी बॉडी को एनर्जी जो चाहिए वो मिलती है उससे। लेकिन इंसुलिन या तो अपनी बॉडी में कम हो जाए या फिर इंसुलिन का जो सेल्स में है कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए जिससे कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए और वो सेल्स तक ना पहुंच पाए, तब ये डायबिटीज की कंडीशन सामने आती है। जी, यानी कि ब्लड शुगर से संबंधित बीमारी है ये। इसके साथ ही डॉक्टर प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अलग अलग बीमारियों के विभिन्न प्रकार होते हैं। डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो डायबिटीज के काफी सारी तरीके की होती है, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। जी। लेकिन बेसिकली जो 98-99% लोगों को होती है उसमें तीन तरीके की डायबिटीज सबसे मेन होती है। जी। इसमें पहले आता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। इसमें अपनी जो पेनक्रियाज है जहां से इंसुलिन बनना शुरू होता है, बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उस पे अपनी बॉडी की सेल्स अटैक करती हैं और पेनक्रियाज को खराब करने का काम शुरू कर देती हैं। तो बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता, जिसके कारण ये डायबिटीज डेवलप होती है। इसमें इसका एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन को बाहर से देना पड़ता है पेशेंट को। जी। जनरली ये बच्चों में या टीनेजर्स में सामने आती है। दूसरी तरीके की डायबिटीज होती है जो कि टाइप 2 डायबिटीज है। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसके प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो सेल्स है वो इंसुलिन को ले नहीं पाती। तो जनरली इसमें अपन को इंसुलिन नहीं देना पड़ता है, ये दवाइयों से ठीक हो जाती है। पहले इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोला जाता था क्योंकि ये सिर्फ एडल्ट्स में होती थी, बच्चों में नहीं होती थी। लेकिन पिछले एक दशक से ये डायबिटीज जो है ये बच्चों में भी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और उनका जो वेट गेन है, बच्चों में ओबेसिटी ज्यादा कॉमन हो रही है, तब से ये बच्चों में और भी ज्यादा होना शुरू हो गई है। तीसरी तरीके की जो डायबिटीज है ये गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स को होती है। तो जब प्रेगनेंसी होती है, खासकर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो ऐसी लेडीज को क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है और उनको डायबिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। 90% फीमेल्स में ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन 10% फीमेल ऐसी होती हैं जिनको ये डायबिटीज ओवर डायबिटीज में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है और उनको जिंदगी भर डायबिटीज की दवाई लेनी पड़ती है। तो यही तीन मेन प्रकार हैं ठीक है, तो और ये 90% लोगों को यही। जी, ये आपने तीन अलग अलग तरह की डायबिटीज सिखाई है। आपसे अब मैं समझना चाहूंगी कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, कैसे समझा जाए कि अब ये स्टेज आ गई है कि हमें डायबिटीज है? पेशेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उनको कब समझ में आना चाहिए कि अब उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उनको अपना ब्लड शुगर चेक कराने की जरूरत है। डायबिटीज के मेनली 6 जो स्टार्टिंग लक्षण होते हैं। सबसे पहले होता है पॉलीफेजिया। इसमें आदमी को भूख बहुत ज्यादा लगती है, बार बार खाना खाता है लेकिन उसकी भूख मिटती नहीं है और बार बार भूख लगती रहती है। दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया, होता है जिसमें बार बार प्यास लगती है। आदमी बताते हैं लोग कि बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया है लेकिन उनकी प्यास नहीं मिटती। तीसरा होता है इसमें पॉलीयूरिया, जिसमें बार बार पेशाब लगनी शुरू होती है। लोग रात में ढंग से सो नहीं पाते, बार बार उनको पेशाब करने जाना पड़ता है। और उसके बाद होता है इसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस। हम चाहते नहीं है वेट लॉस करना, ना हम कोई डाइटिंग कर रहे हैं, हम अपना प्रॉपर खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, हमारे कपड़े ढीले होने शुरू हो जाते हैं। उससे पेशेंट को समझ में आना चाहिए। जी। तीसरी चीज जो इसमें एक और लक्षण है वो है वीकनेस। सीवियर फटीग होता है, हाथ पैर दर्द देते रहते हैं, दिन भर वीकनेस होती है। और लास्ट में इसमें क्या होता है कि जब डायबिटीज से अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जी। जैसे अपन को कोई घाव होता है जो पहले नॉर्मली भर जाता था दवाइयों से, लेकिन अब वो भरता नहीं है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि अब डायबिटीज हो रही है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
जी, यानी कि 6 लक्षण जब आपके शरीर में आपको दिखने लगे तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर प्रतीक, प्री डायबिटिक कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डायबिटीज़ से जुड़ी हुई। आपसे समझना चाहेंगे आखिर क्या होती है ये कंडीशन? प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा हो गया है। इतना ज्यादा नहीं हुआ कि उसको डायबिटीज बोला जाए और उसका इलाज शुरू किया जाए, जी, लेकिन नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे लोग आगे जाके डायबिटीज होने से और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होने से काफी ज्यादा हायर रिस्क पे रहते हैं। तो खासकर ये लोग होते हैं जो कि ओबीज होते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। जी, तो इवन यूएस में एक स्टडी हुई, उसमें बोला गया कि एज वास्ट एज 20% ऑफ यूएस पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। अभी इंडिया में ऐसी स्टडीज हुई नहीं है, लेकिन चल रही हैं। और प्री डायबिटिक्स को बोला जाता है कि अगर आगे डायबिटीज डेवलप होने से बचना है तो उनको फिर अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ता है, बैलेंस डाइट लेना शुरू करना पड़ता है, वजन कम करना शुरू करना पड़ता है। अगर 5 से 7% बॉडी वेट भी कोई आदमी कम कर लेता है तो आगे जाके डायबिटीज होने का खतरा बच जाता है। जी। साथ ही डॉक्टर प्रतीक, कई बार देखा जाता है कि लोगों को ये लगता है कि ये जेनेटिकल डिसीज़ है, अगर हायरार्की से चला आ रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे भी आगे जाकर डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो डायबिटीज़ डेवलप होने की हाई रिस्क पर रहते हैं? डायबिटीज का बहुत वास्ट रेंज है, ऐसे रीजंस का जिनके कारण डायबिटीज होती है, जिसमें से जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, आपके माता पिता, आपके बहन भाई किसी को डायबिटीज है, तो लोग ज्यादा हायर प्रोन रिस्क पे रहते हैं आगे जाके डायबिटीज डेवलप होने के। दूसरा, जिन लोगों को ओवरवेट हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। जैसे मैंने भी बताया, जो प्री डायबिटिक्स हैं वो बहुत ज्यादा हायर रेंज पे हैं डायबिटीज डेवलप होने के। प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो मतलब ऐसी फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज हुई जी, लेकिन आगे जाके वो ठीक हो गई, वो भी 45 ईयर्स की एज क्रॉस करने के बाद बहुत हायर रिस्क पे हो जाते हैं आगे डायबिटीज डेवलप होने के। बिल्कुल। यानी कि डॉक्टर प्रतीक, आपने जब शुरुआत थी कार्यक्रम की, आपने बताया कि ब्लड शुगर लेवल पर ये जो पूरी बीमारी है वो बेस रखती है अपना। आपसे समझना चाहूँगी कि सामान्य तौर पर ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए नॉर्मल कंडीशन को और डायबिटिक कंडीशन को? नॉर्मली अपन ब्लड शुगर लेवल दो तरीके से टेस्ट करते हैं। एक, अपन फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। सुबह खाली पेट करते हैं, 8 घंटे का कम से कम फास्टिंग होना चाहिए जिसमें आपने कुछ खाया ना हो। और सुबह उठ के अगर वो चेक करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल अगर फास्टिंग है आपका 100 से कम है, 70 to 99 के आसपास है, तो आपको समझना चाहिए कि अभी आपको नॉर्मल है, अभी आपको डायबिटीज नहीं हुई है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से ज्यादा आता है, 100 to 125 के बीच में आता है, तो फिर आप ये मानिए कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। और अगर 126 से ज्यादा है फास्टिंग ब्लड शुगर आपका, तो जी, फिर आप डायबिटिक हैं। दूसरा, अपन ब्लड शुगर चेक करते हैं जब सुबह जो भी पहली डाइट लेते हैं उसके 2 घंटे बाद पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर होता है। इसमें आपका नॉर्मली ये आपका 140 के नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर 140 to 200 है तो आप डायबिटिक रेंज पे हैं। लेकिन अगर 200 से ज्यादा आ रहा है एक बार में, या हुँ। कई बार अपन बार बार चेक करते हैं और 180 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर अपन ये बोलते हैं कि ये डायबिटिक कंडीशन है। तो ये अपन को ब्लड शुगर लेवल अपना चेक करना। जी, यानी कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर प्रतीक, आप डॉक्टर राय अस्पताल से बिलॉन्ग करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल में कितने केसेस आते हैं डायबिटीज़ के? क्या कंडीशन होती है? आपका हॉस्पिटल किस तरह से कोप करता है इसके साथ? अभी डायबिटीज एक मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट बीमारियों में से एक है। जी, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, एंड ऑर्गन डैमेजेस लेके आते हैं, किडनीज खराब। जब मैक्सिमम जो हमारे पेशेंट हैं, जो सीकेडी के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे, जिनकी क्रोनिक किडनी डिसीजेस हो चुकी हैं जिनको, उनमें से 80 to 90% पेशेंट्स ऐसे ही हैं जिनको पता ही नहीं चला कि उनको डायबिटीज थी। जब उनकी किडनी वगैरह खराब हो गई तब उनको समझ में आया कि डायबिटीज है। और बीच में हम लोगों ने फ्री डायबिटीज कैंप लगाने शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों को उनका ब्लड शुगर लेवल और जो उनका एक डायबिटीज के लिए जो प्रोफाइल होना चाहिए बेसिक, वो सब हम फ्री करते थे। हमारे साथ लायंस क्लब इसमें इन्वॉल्व हुआ था। जी, तो लोगों ने, उस समय बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनको लोगों को मतलब काफी सारे केसेस देखने को आए।
तो डायबिटीज एक बहुत ही प्रोमिनेंट बीमारी है और बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों में। डॉक्टर प्रतीक, बहुत अच्छी बात है कि आपके हॉस्पिटल ने एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया डायबिटिक पेशेंट्स के चेकअप के लिए। और जिस तरह से ये बीमारी अपने पैर पसारती जा रही है, बेहद ज़रूरी है कि लोगों को जल्दी ही एक प्रायर स्टेज पे पता चलने लगे कि कब इसका इलाज कराना शुरू करना है। इसके साथ ही डॉक्टर प्रतीक, HSAC ये एब्रिविएशन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के रिलेशन में ही यूज़ किया जाता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। आपसे समझना चाहूँगी विस्तार में। ये HbA1c होता है, ये एक तरीके का टेस्ट है डायबिटीज का। एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। जी। एक्चुअली जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होता है तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है। ये डायबिटीज का एक टेस्ट है। ये ब्लड शुगर लेवल से ज्यादा बेटर टेस्ट माना जाता है कि ये ज्यादा अच्छा क्लिनिकल क्राइटेरिया है किसी को डायबिटीज बताने के लिए, क्योंकि ये आपका 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल का एक एवरेज रेशियो बता देता है। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो फिर इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको डायबिटीज है। HbA1c नॉर्मली अपना 5.7 के नीचे होना चाहिए। अगर जी। 5.7 टू 6.5 है तो ये प्री डायबिटिक लोगों में होता है, और अगर 6.5 से ज्यादा है इसका मतलब है आपको डायबिटीज है और आपको अब अपना ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। तो ये जो ब्लड शुगर लेवल है, जो अपन रैंडम शुगर लेवल चेक करते हैं, उससे बेटर क्राइटेरिया है HbA1c चेक करने का। जी। डॉक्टर प्रतीक, आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि इट इज़ एन इनक्योरेबल डिसीज, इट इज़ ओनली अ मैनेजेबल डिसीज, यानी कि इसको धीरे धीरे कर कर आप सामान्य ला सकते हैं, लेकिन ठीक कभी भी डायबिटीज़ नहीं होती है। ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाकर। डायबिटीज अपने पूरे शरीर पे इफेक्ट करती है और उसके बहुत ही ज्यादा फेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं आगे जाके जो होते हैं। जी। सबसे पहले जैसे देखा जाए तो अपने ब्रेन पे इफेक्ट करती है, ब्रेन में क्लॉटिंग होती है, लोगों को लकवा लगने की संभावना होती है। अपने हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लोगों को आगे जाकर हार्ट अटैक होने की संभावना बनती है। ये अपनी आंखों पे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें ये आंखों को खराब करने का काम शुरू करती है। दूसरा है जो इसका एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एक और है, वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जैसा मैंने अभी बताया। ये किडनीज पे इफेक्ट करती है और किडनीज को खराब करती है। जो अपनी क्रोनिक किडनी डिसीज है उसमें सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में सिर्फ अनकंट्रोल डायबिटीज है। दूसरा, ये इसमें क्या होता है कि पैरों में जो अपन को घाव लगते हैं, अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसा चांसेस है कि वो घाव भरता नहीं है। बहुत समय तक वो घाव बना रहता है, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। तो काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पैर काटने पड़े, एम्पुटेट करने पड़े, क्योंकि उनको गैंग्रीन डेवलप हुआ और घाव बना रहा ऐसा। दूसरा, ये अपनी नर्व्स पे काम करती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहलाती है। जो अपनी नर्व्स पे काम करती है, हाथ पैरों में सुन्न होना, हाथ पैरों का झुनझुनी आना, ये इसका एक तरीका होता है। और कुछ और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, हाइपर ऑस्मोलर कोमा है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, प्राण घातक हो सकते हैं लोगों के लिए। जी। साथ ही डॉक्टर प्रतीक, आपने बताया कि गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है डायबिटीज़ से। समझना चाहूँगी आपसे, डायबिटीज़ के कारण गर्भवती महिलाओं को किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? अगर क्रिटिकल हो जाए तो आगे क्या किया जाए? जी, एक्चुअली बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काफी सारी महिलाओं में खासकर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनमें। तो उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा आने लगता है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा डायबिटीज कंट्रोल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन महिलाओं से ज्यादा बच्चों पर आने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा बॉडी वेट के बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले तो ये एक सिजेरियन सेक्शन का कारण बन जाता है। जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी उसका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। दूसरी चीज है, जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकते हैं, उनको हार्ट की, लीवर की या किडनी की कोई क्रोनिक बीमारी के साथ पैदा हो सकते हैं। तो उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उनको बार बार अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं और उनको डोजेस चेंज करने पड़ते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जी, यानी कि ऐसी महिलाओं को तमाम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और काफ़ी क्रिटिकल भी कंडीशन जा सकती है। डॉक्टर प्रतीक, कोरोना काल है और तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, कई सारी बातें निकल कर सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अगर उस डायबिटिक पेशेंट को कोरोना हो जाता है तब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, क्या ऐसा सच में है? हाँ,
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वैसे भी उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो उनको जो ये कोविड इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होने के खतरे ज्यादा रहते हैं, तो वो ज्यादा हायर रिस्क पे हैं कि उनको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अपन को जब उनको कोविड इन्फेक्शन होता है और अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जो नॉर्मली लोगों को मॉडरेट या माइल्ड इन्फेक्शन होता है उनको वो सीवियर इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा जो इशू देखने में आया अभी कोविड के, हमारे यहाँ काफी सारे पेशेंट ठीक हुए। जब कोविड का जो ट्रीटमेंट है उसमें स्टेरॉइड्स का एक बहुत बड़ा रोल है। बिना जी। स्टेरॉइड्स के आप कोविड को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अगर वो सीवियर केस में आ गया है तो। अगर अपन स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है कि वो ब्लड शुगर लेवल को अनकंट्रोल कर देते हैं और साथ में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का दिन में कई बार ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है, उनका ब्लड शुगर बहुत टाइट कंट्रोल करना पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हुए जी। और अभी डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई कोविड में। तो ये आपने सर डायबिटिक पेशेंट्स को कोविड के दौरान क्या हुआ ये बताया, साथ ही ब्लैक फंगस एक और बीमारी जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लैक फंगस से कितना खतरा है? ब्लैक फंगस मेनली ऐसा माना जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे ज्यादा खतरा है। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लैक फंगस के बहुत कम केसेस देखने को आए होंगे, शायद जी। बहुत ही कम है। डायबिटिक पेशेंट्स खासकर जब कोविड के दौरान उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे हैं तो स्टेरॉइड ने और उनकी इम्यूनिटी कम कर दी। डायबिटिक पेशेंट वैसे ही कम इम्यूनिटी उनकी लो रहती है बिल्कुल। और कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान उनकी शुगर भी अनकंट्रोल्ड रही, तो इतनी लो इम्यूनिटी के साथ उनको ब्लैक फंगस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हुए। बहुत सारे लोगों को ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का जो इन्फेक्शन हुआ उनका थोड़ा ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम हुई। म्यूकरमाइकोसिस के साथ ऐसा था कि वो तो हमेशा से ही लोग अपने बीच में रहती है। पहले देखा जाता था जो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो एचआईवी के पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनको ही किसी किसी को होता था। लेकिन अभी जो स्टेरॉइड जो लोगों को लगाया है और डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस का खतरा देखने को। इससे निपटने के लिए डॉक्टर क्या करना चाहिए अगर सडन बेसिस पे आपको बताया जाए कि आप डायबिटिक हैं एंड सडनली ब्लैक फंगस की भी महामारी आ रही है देश में, तो ऐसे में या तो घर में कुछ रेमेडीज हो या फिर ऐसा कुछ जो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए? सबसे इसमें तो यही किया जा सकता है कि आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना है। आपको एक बार बार अपने ब्लड प्रोफाइल कराना है जिसमें कि आपको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड ऑर्गन डैमेजेस, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, वो डॉक्टर आपको टेस्ट जो एडवाइस करेंगे वो टेस्ट कराने हैं। ब्लड शुगर का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए, खासकर जब भी कोविड या कोई भी ऐसी महामारी फैली हो तो इसमें ब्लड शुगर का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए और ताकि आगे जाके कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए और समय समय पर अपनी जो टाइम है उस पर दवाई लें। और दूसरा, जो जैसा डाइट आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वैसे ही आपको डाइट लेना शुरू कर देना बिल्कुल, यानी चाहिए। कि टाइमलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस केस में। डॉक्टर प्रतीक, आपसे समझना चाहूंगी डायबिटीज डीकेए क्या होता है? डीकेए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। ये डायबिटीज का एक खासकर टाइप 1 डायबिटीज के लोगों में होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जी। अगर ऐसे पेशेंट्स निग्लेक्ट करें, अपना टाइम पे इंसुलिन वगैरह ना लें, शुगर कंट्रोल ना करें, तो उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बीमारी होती है। ये अपने आप में एक बहुत फेटल कॉम्प्लिकेशन है। इसकी मोर्टेलिटी भी काफी ज्यादा है इसमें। इसमें सबसे पहले होता क्या है कि अपने बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके अपनी बॉडी एनर्जी डेवलप करती है जो नॉर्मली सबके अंदर होता है। लेकिन अब इंसुलिन की कमी है, ग्लूकोज को बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो वो प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देती है, जी। जिसके कारण अपनी जो यूरिन अपन जाते हैं तो उसमें कीटोन बॉडीज निकलना शुरू हो जाती हैं और जब अपनी बॉडी का प्रोटीन यूटिलाइज करना शुरू करती है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बनाती है। मेनली जो इसके सिम्टम्स होते हैं, काफी तेज पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को काफी ज्यादा, और पेशेंट कई बार कोमा में भी चले जाते हैं इसके कारण। जी। और इसको मैनेज करना भी बहुत टिपिकल टास्क है डॉक्टर्स के लिए भी। आमतौर पर डॉक्टर प्रतीक देखा जाता है कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनको साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी बीमारी होती है, समस्या होती है। ऐसे में इन दोनों बीमारियों क्या क्या कुछ आपस में कनेक्शन है या फिर कुछ फैक्टर्स जो दोनों ही कंडीशन को अफेक्ट कर रहे हों?
कुछ फैक्टर्स हैं जो दोनों बीमारियों में एक साथ रहते हैं, जैसे कि अपन देखा जाए तो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोगों का अनहेल्दी फूड हैबिट है। जी। दूसरा, लोग एक्सरसाइज करते नहीं है आजकल, जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, ओबीज पेशेंट है। ये पेशेंट हैं जो इन दोनों बीमारियों के लिए एक साथ डेवलप होने का चांसेस रहते हैं। जी। ये दोनों बीमारियों के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों को ही काफी क्लोजली मॉनिटर करना होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी है, कम ट्रिकी है जो डायबिटीज कंट्रोल करने से। लेकिन जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ज्यादा देखे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी डायबिटीज के जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं उनका हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करवाया जाता है। और इवन जो हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी आते हैं तो उनका एक बार हम लोग 6 महीने में एक बार ब्लड शुगर वगैरह चेक कर लेते हैं, ताकि कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि जी। इंटरलिंक हो सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने हाल ही में एक अच्छी डाइट पर फोकस रहने के लिए एम्फोसिस किया, इसलिए आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के मरीजों को खान पान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या परहेज करना चाहिए? ये पेशेंट्स को बहुत जरूरी है समझना, और ये पेशेंट में बहुत ज्यादा इसके बारे में भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि बिल्कुल। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमें जब से डायबिटीज हुई है हमने फल खाने बंद कर दिए, क्योंकि फल मीठे होते हैं, तो फिर उनको समझाया जाता है कि आपको फल खाने बंद नहीं करने हैं। देखिए, डायबिटीज के, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको एक बैलेंस डाइट रखनी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, और सारे एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का अपन लोग को मेन ख्याल रखना है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि जो रिफाइंड शुगर होती है, मैदा होता है, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से बचना है। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, जैसे कि जो आपका होल ग्रेन जो फूड होता है, होल ग्रेन जो वीट होता है जिससे कि रोटी चपाती बनती है, वो आप ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फ्रक्टोज वगैरह होते हैं जो अपने फलों में होते हैं, तो आप फल खा सकते हैं। ऐसा नहीं है एक समय पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी फलों की नहीं ले सकते, लेकिन आप थोड़े थोड़े करके दिन में फल खा सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की वो ये है कि आपको एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। खासकर अपने जो बुंदेलखंड जैसे इलाके में क्या होता है, लोगों का जनरली एक जो टाइमिंग होती है वो दिन में 2 मील्स लेते हैं जो बहुत हैवी मील्स लेते हैं। लेकिन डायबिटीज के साथ आपको बार बार खाना खाना है, दिन में कम से कम 4 से 5 मील्स लेनी है। आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच लीजिए, रात में डिनर कीजिए, और एक मॉर्निंग और इवनिंग में एक स्नैक भी ले सकते हैं साथ में। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, अपनी कैलोरीज जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रखनी है। जैसे कि जो मेल हैं वो 70 किलो कैलोरी पर केजी वेट के हिसाब से ले सकते हैं। जी। 30 किलो कैलोरी पर केजी वेट के हिसाब से ले सकते हैं। जो फीमेल्स हैं वो 25 किलो कैलोरी पर केजी वेट के हिसाब से ले सकती हैं। दूसरा, आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। प्रोटीन्स में आपको जो प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे कि जो दालें हैं वो आप ले सकते हैं सारी। आप पोल्ट्री ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, लेकिन फिश ले सकते हैं, लेकिन जो रेड मीट वगैरह होता है वो आपको अवॉइड करना होता है। ओके। दूसरा, एक और चीज है, जैसे लोग कहते हैं कि फैट नहीं लेते हैं जब डायबिटीज होती है कि वजन कम करना है, लेकिन फैट लेना बहुत जरूरी है। आपकी डाइट का 10 to 15% फैट होता है। बस हमें ये जानना चाहिए कौन सा फैट लेना है, कौन सा फैट नहीं लेना है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि डालडा, घी होता है, ये अपन को लेना अवॉइड करना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, ये सारा आप ले सकते हैं। आपकी जो डाइट है उसका 10 to 15% आपको फैट रखना चाहिए, और साथ में जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं वो सारे लेने चाहिए। अगर अपन को देखना हो तो काफी सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं आजकल फोन पर, जिसमें आप ये सारा एक बार अपनी कैलोरी और अपना प्रोटीन इंटेक उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से ले सकते हैं। तो डाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जिस तरह से डॉक्टर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ये जेनेटिकल डिसीज़ है और बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है कि हायरार्की में अगर चला आ रहा है तो रिस्क पर हैं बच्चे, ऐसे में यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए कि डायबिटीज़ ना हो? यंग जनरेशन को सबसे पहले तो उनके माता पिता को ये समझना चाहिए, जो आजकल बच्चे हैं जो घर पे बैठे रहते हैं, आजकल जो आउटडोर गेम्स है, जैसा हम देखने में आ रहा है कि आउटडोर बिल्कुल। गेम्स कम से कम होते जा रहे हैं, लोग इंडोर गेम्स ही खेलते रहते हैं बच्चे। उनको, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो बाहर जाएं, आउटडोर गेम्स खेलें, मेहनत करें, पसीना बहाएं। तो साथ में जो उनकी
जो डाइट है उस पे, खासकर बच्चों की डाइट पे सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो जंक फूड होता है, बिस्किट्स हैं, स्वीट्स हैं, इनको उनको जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जो चिप्स हुआ, बिस्किट्स हुए, उनको जो नॉर्मल खाना जो घर में बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, इस तरीके से उनको खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों का जो वेट है अपन को वो कंट्रोल करना चाहिए, और क्योंकि ओवरवेट बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर अभी नहीं तो फिर जब अडल्टहुड में वो आते हैं तो उनको डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता बिल्कुल डॉक्टर प्रतीक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज डॉक्टर प्रतीक पठेरिया ने हमारे साथ डायबिटीज के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी डायबिटिक पेशेंट हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए वंसल न्यूज के साथ।